सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ने कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ के बाहर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हैं और उन इन्वेस्टर्स के लिए ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एएफ तो अच्छा तरीका हो सकते हैं। अब देखें कि एएफ किसी तरीके से काम करते हैं। वो तो हाई नेटवर्थ वैल्यू वाले लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हुए वो तो स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, एसएमईज और कि एनी अदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं। वो तो परफेक्ट ब्लेंड होते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और कि पीएमएस का। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल रिव्यू करते हैं जिसके वजह से तुमको पता जाएगी कि तुम इसमें इन्वेस्ट करने से तुमको फ़ायदा उठा पाएगी या नहीं। अगर देखें तो किसी इन्वेस्टर्स के लिए इसमें फ़ायदा उठा पाएगी लेकिन किसी इन्वेस्टर्स के लिए तो आइडियल चॉइस नहीं होते। इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह सुंदरम ऑल्टरनेट्स एमर्जिंग कॉर्पोरेट क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड सीरीज़ 1 एको 1 तो कैटेगरी 2 एएफ में आ जाते हैं। अब पहले देखें कि कैटेगरी 2 एएफ तो क्या होते हैं। कैटेगरी 2 एएफ होते हैं कि जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में नहीं आते हैं और अगर देखें तो डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के बावजूद वो कोई भी लिवरेज और बोरोइंग्स नहीं लेते हैं। वो तो अनलिस्टेड बिजनेस और प्राइवेट स्पेस में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं वाया डेप्थ और की इक्विटी। इसमें देखें तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं कि रियल एस्टेट फंड्स और कि क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स और कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स और कि फंड्स फॉर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स और वो होते हैं कि रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 2 एएफ। इसमें देखें तो क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड तो भी यूटिलाइज कर दिया जाते हैं डेब्ट फाइनेंस के लिए और देखें तो मिड साइज कंपनीज़ के लिए भी बिजनेस कैश फ्लो सपोर्ट करने के लिए तो ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वो तो इसी तरह इन्वेस्ट करने की पसंद करते हैं कि एमएसएमई में वो इन्वेस्ट करते हैं, एसएमई में इन्वेस्ट करते हैं, फिनटेक में इन्वेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, सर्विस कंपनीज इन नॉन रियल एस्टेट सेक्टर में भी वो इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। अब बेसिक डिटेल्स ऑफ इको 1 के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये तो क्लोज एंडेड कैटेगरी 2 एएफ होते हैं और ये तो मई 2022 में लॉन्च कर दिया जाते हैं। इसका टेन्यूर देखेंगे तो 6 ईयर्स होते हैं और अगर सब मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स अप्रूवल कर दिया जाते हैं तो 2 ईयर्स एक्सटेंड भी कर दिया जाते हैं। इसमें फर्स्ट ड्रॉडाउन देखेंगे तो 25% ऑफ द कैपिटल कमिटमेंट होते हैं और उसके बाद अंतिम साल से पहले इन्वेस्टर चाहते हैं तो सब्सिक्वेंट ड्रॉडाउन्स भी एज इन नीडेड कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो एनएवी फ्रीक्वेंसी होते हैं कि क्वार्टरली और उसके साथ क्वार्टरली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फंड भी होते हैं और वो तो QE मार्च 2023 में शुरू होते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं डील्स में। अगर डील्स देखेंगे तो ये तो 53 करोड़ के लिए इन्वेस्टर्स के लिए डील्स आज तक मिल चुका है और इसमें 2 डील हो चुका है कि 33 करोड़ ईच। अगर देखें तो पाइपलाइन में होते हैं कि 280 करोड़। अब हम देखेंगे कैपिटल और की फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ इको 1। ये तो सेटअप फ़ी होते हैं, वही मैनेजमेंट फ़ी कर सकते हैं और तो अप टू 2% चार्ज करते हैं और उसके बाद होते हैं कि ऑल्टरनेटिव एक्सपेंसेस वो तो 0.50% पर एनम चार्ज करते हैं। इसमें देखें तो बेसिक फ़ी स्ट्रक्चर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं और पहले कंपोनेंट होते हैं कि मैनेजमेंट फ़ी। वो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में वो तो चार्ज करते हैं। इसमें देखेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही हम 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर देखें तो जो इन्वेस्टर 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं उसके लिए मैनेजमेंट फ़ी होते हैं कि 2% और जो इन्वेस्टर 25 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं उसके लिए मैनेजमेंट फ़ी होते हैं कि 1%। इसमें देखेंगे तो जो इन्वेस्टर ज़्यादा प्रीमियम डालते हैं उसके लिए कम मैनेजमेंट फ़ी ही चार्ज करते हैं। उसके बाद होते हैं कि परफॉर्मेंस, वो जब इन्वेस्टर अल्फ़ा जनरेट कर दिया जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट में और कि हर्डल रेट अटेन कर दिया जाते हैं वो इन्वेस्टर के लिए परफॉर्मेंस फ़ी भी डालते हैं। इसमें देखें तो हर्डल रेट प्री टैक्स IRR होते हैं कि 12%, परफॉर्मेंस फ़ी देखें तो 20%। इस समय हम परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ सुंदरम ऑल्टरनेट्स देखेंगे। सुंदरम ऑल्टरनेट्स ने इन्वेस्टर के लिए 2 बेनिफिट देते हैं। पहले होते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS और दूसरे होते हैं कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF। इसमें देखें तो AIF कैटेगरी में इको 1 तो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होते हैं और कैटेगरी 3 में देखें तो ऑल्टास 1 और कि ऑल्टास 2 तो ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन होते हैं।
ये टेबल वजह से तुमको यह जानकारी मिलती है कि जो फंड सुंदरम ऑल्टरनेट्स अंडर एएफ में होते हैं। अब इसका इन्फ्रेंस और के एनालिसिस ऑफ इको वन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसका मिनिमम टिकट साइज होता है कि 1 करोड़, फिर उसके बाद अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो 5 करोड़, 10 करोड़, और इसका मैक्सिमम लिमिट होता है कि 25 करोड़। ये तो सब्सक्रिप्शन के लिए आज भी ओपन होते हैं, फिर भी ये तो क्लोज एंडेड स्कीम है। इसका टेन्योर होते हैं कि 6 ईयर्स। इसमें देखें तो रीपेमेंट तो 4 वर्ष होने के बाद शुरू होते हैं। उसी समय तुम के लिए अप्रैल 2023 शुरू होते हुए एवरी क्वार्टर रिटर्न्स मिलते हैं। अब देखें कि यह इको वन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल और के आइडियल हो सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स वेल ऑफ होते हैं उसके लिए तो सूटेबल होते हैं, और जो इन्वेस्टर्स अलग अलग एसेट क्लास और की अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में डालते हैं उसके लिए भी यह तो सूटेबल हो सकते हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होते हैं कि डायरेक्ट इक्विटी, पीएमएस, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और की रियल एस्टेट। इसमें देखेंगे तो जो इन्वेस्टर के पास अग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल होते हैं उसके लिए भी यह तो सूटेबल होते हैं, और जो इन्वेस्टर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से बाहर अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो भी ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए सूटेबल हो सकते हैं। इसमें देखें तो लिमिटेड और की ज़ीरो ओवरलैपिंग ऑफ इको वन विद अदर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ये डायरेक्ट इक्विटी होने के कारण ये तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो तो स्टार्टअप्स, मीडियम और की स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में भी इन्वेस्ट करने के लिए मौका दे दिया जाता है। इको वन इन्वेस्टमेंट देखें तो अदर इन्वेस्टमेंट से ओवरलैप न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में। इसमें लेस वॉलीटिलिटी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए एडिशनल बेनिफिट लगती है। इसमें देखें तो किसी समय शॉर्ट टर्म वॉलीटिलिटी तो इन्वेस्टर्स के लिए अपसेट कर सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन यह स्टॉक मार्केट की तरह उतना वॉलीटिलिटी नहीं होते हैं, और यह एएफ तो स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स से अफेक्ट नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए एक एडिशनल कवर होते हैं रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं। तो अब यह इको वन का ग्रोथ एवेन्यू देखें तो यह तो एमएसएमई और एसएमई में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यह इको वन तो ज़्यादा कैपेक्स के लिए ध्यान देते हैं और उसके लिए कैपेक्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, और इसका ज़्यादा बिजनेस तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और की महाराष्ट्र और गुजरात में होते हैं। यह तो इसी कारण के लिए होते हैं कि रिस्क तो मिटिगेट करने के लिए। फिर इसका क्रेडिट रेंजिंग होते हैं कि BB to A। यह तो सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर लेंडिंग पीरियड देने के लिए प्रयास करते हैं, और यह तो रेवेन्यू हिस्ट्री भी स्टडी करने के लिए प्रयास करते हैं। यह पाइपलाइन तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और इसका डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होते हैं कि टेक्सटाइल, फार्मा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटैलिटी और कि हेल्थ केयर। अब देखें कि रिस्क इन्वॉल्व इन एआईएफ। इसमें देखेंगे तो इन्वेस्टर फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पर ध्यान रखकर ही इन्वेस्टमेंट व्हीकल को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क भी ज़्यादा लगती है। अगर देखेंगे तो हम कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न भी देखना चाहिए, फिर इसमें क्या रिस्क होते हैं उसके बारे में भी हम देखना चाहिए। इसमें देखेंगे तो कोई भी डेटा न होने के कारण इसका पास परफॉर्मेंस हम एनालाइज ना कर सकते हैं, जिसके कारण इसमें ज़्यादा रिस्क लगती है इन्वेस्टर के लिए। अब वक्त आ गया कि सुंदरम ऑल्टरनेट्स इको वन का फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। इसका मिनिमम टिकट साइज ही क्रोर्स में होने के कारण वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए यह तो ज़्यादा उपलब्ध कर सकेंगे। फिर जो इन्वेस्टर अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए, वो इन्वेस्टर के लिए भी ये तो बेनिफिशियल हो सकते हैं। फिर देखेंगे तो वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को भी यह इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड कर सकेंगे, उसी समय ही वो इन्वेस्ट करना अच्छा काम हो सकते हैं। इसमें देखेंगे तो यह इन्वेस्टमेंट हम उसका रिस्क एपेटाइट एनालाइज ना करते हुए हम चुनना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट भी रिस्की हो सकते हैं किसी समय। इसमें देखेंगे तो ये तो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं और कि क्लोज एंडेड स्कीम होते हैं। यह तो तुम्हारा सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा काम होता है, लेकिन तुम्हारा कोर पोर्टफोलियो में तुम ऐड करना चाहते हैं तो तुम ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर अगर देखें तो इसमें तुम डीप डाइव इन रिसर्च भी करना चाहिए। फिर तुम्हारा होल प्रोसेस
के बारे में भी तुम जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से तुम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं कि यह तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या नहीं। अगर आपको संदेह है कि यह सुंदरम ऑल्टरनेट्स में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ तुम बातचीत कर सकते हैं। वो संदेह तो फाइनेंशियल एडवाइज़र तो वो उसका फाइनेंस एक्सपर्टाइज के उपलब्ध करते हुए तुमको पता जाएगी कि यह इन्वेस्टमेंट तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नेसेसरी होते हैं या नहीं। यह सुंदरम ऑल्टरनेट्स इको वन फंड का इन डेप्थ एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।